बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। सबसे पहले आज आपको बताना है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे की एक बड़ी अहम तकरीब मनाई गई आज इस्लामाबाद के एक निजी होटल में, और खराज तहसीन पेश किया गया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को। और जब आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा किरदार है स्पोर्ट्स की दुनिया में। जब आप बात करें फैक्चुअल रिपोर्टिंग हो और आवाज़ उठाना हो उनके हकूक़ के लिए, तो एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब थी जिसमें जो वफाकी वज़ीर हैं इतलात व नशरियात के जनाब अता तारड़ साहब, वो भी शरीक थे। उन्होंने भी इस तकरीब के हवाले से गुफ्तगू की और उन्होंने सराहा जो रोल है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का उसको। और डेफिनेटली जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी वसी कंट्रीब्यूशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की। तो इस बारे में जो तफसीलात हैं और तकरीब में जो बात की गई और जो वज़ीर इत्तलात ने कहा वो आपको ज़रूर हम बताएंगे, तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। उसके बाद आपको बताना है पाकिस्तान का दौरा है बांग्लादेश का, 3 T20 मैचेस खेलने हैं। तो जो कल हम बात कर रहे थे कि टीम का ऐलान मुतवक्के है, वो टीम का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। सलमान अली आगा जो है वो कप्तान होंगे। बहुत सारे नाम हैं इस टीम में जो आज ज़ेर बहस ज़रूर बनेंगे और बाकायदा तौर पर स्क्वाड को हम एनालाइज करेंगे। सिर्फ 3 ही T20 से हमने पहले भी कहा था कि अगर आप अपनी कोई फुल फ्लैज साइड नहीं भी भेजते तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। आप बिल्कुल तजर्बा कर सकते हैं, कुछ प्लेयर्स को मौका दे सकते हैं। ऐसी ही सीरीज़ होती है जिसमें आपने मौका देना होता है। तो इस बारे में ज़रूर हम आपसे तफसील में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बुलवायो टेस्ट मैच की बात करेंगे जहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम फॉलो ऑन का शिकार तो ज़रूर हुई, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें तो पूरी दुनिया इस वक्त मोल्डर की बात कर रही है, जो कि बिल्कुल करीब थे वो जो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का इन एन इनिंग्स, उसको तोड़ने के, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और ये स्कोर जो है वो नहीं तोड़ा। और बाद में जब उनकी गुफ्तगू हुई शॉन पॉलक के साथ डे के ऊपर जब बात उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड जो हैं वो लेजेंड्स के पास ही रहने चाहिए और मैंने ये फैसला किया था कि मैं ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता। हालांकि आई थिंक बड़े आसानी से वो तोड़ सकते थे और पूरी दुनिया इसीलिए इंटरेस्ट ले रही थी कि ये रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाला है। अब इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक ये है कि आप वैसे ही कर सकते थे जैसे मार्क टेलर ने किया था कि आप रिकॉर्ड बराबर करते और फिर आप रिकॉर्ड को तोड़ते और इस तरह उस लेजेंड को जो है वो खराज तहसीन पेश करते। लेकिन ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स हम शो की डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है अंडर 18 एशिया कप की, जहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल में पहुँच चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अगर आप वो जो ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर्स जो हैं वो हमें अच्छे नज़र आ रहे हैं और इस बारे में हम ज़रूर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि ये क्या ग्रास रूट लेवल्स की जो प्लेयर्स हैं हॉकी की, इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है सीनियर लेवल तक, वो फिर बहुत आई थिंक कैलकुलेटेड होनी चाहिए, या जो ब्रांड जो है वो उनको खिलाया जा रहा है, इस बारे में भी ज़रूर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर जो है वो आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा शान। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एक्सपर्ट जनाब अहमद हमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अहमद भाई कैसे हैं आप? आई एम परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, काफ़ी अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है, जाहिद फारूक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मोई शाह साहब, सबसे पहले तो तकरीब की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी हमारे नाजरीन को साथ ही बताइएगा, ये बड़ा अहम दिन है ऑब्वियसली 2 जुलाई को जो सेलिब्रेट हुआ और आज इसकी तकरीब जो है वो रखी गई, तो क्या बताना चाहेंगे हमें तकरीब के बारे में? देखें अहमद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है फॉर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया में। और एक जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, पूरा 1 साल वो लगा रहता है स्पोर्ट्समैन को हाईलाइट करने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को हाईलाइट करने के लिए, टैलेंट को हाईलाइट करने के लिए, और उससे जो हो सकता है वो उस अपनी कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स के अरीना में देता है कि स्पोर्ट्स पॉपुलर हो, स्पोर्ट्स फोर फ्रंट पे आए। तो फिर इंटरनेशनली एक डिसीजन किया गया, और ये आज से नहीं है, ये मेरा ख्याल है पिछले 40 साल पहले का है ये डिसीजन, कि जी एक ईयरली आपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाना है। दैट फॉल्स ऑन जुलाई 2। मुहर्रम की वजह से हमने 10 मुहर्रम के आगे किया इसको, और आज तकरीब थी। और आज बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ एज पैटर्न ऑफ स्पोर्ट जर्नलिस्ट कम्युनिटी इन रावलपिंडी इन इस्लामाबाद के अता तारड़ साहब ने उस ओकेजन को ग्रेस किया और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की। बातें उन्होंने बिल्कुल की कि जब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो होता है वो एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन टैलेंट और पॉलिसी मेकर्स के, कि अगर टैलेंटेड एथलीट है उसकी आवाज़ पहुँचानी ऊपर तक, वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट करता है। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की कंट्रीब्यूशन या उनका रोल स्पोर्ट्स को डेवलप करने में वो हम कभी उसको हम डिनाई नहीं कर सकते।
और उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और उन्होंने साथ ये भी की कि हमारा इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है वो स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट है, और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह अरशद नदीम को वेलकम किया, जिस तरह हमारी कोलीग हैं सना मीर को उन्होंने ऑनर किया, जिस तरह और जो हालिया पाकिस्तान की अचीवमेंट्स हैं उनको बैक किया, सपोर्ट किया, तो प्रायोरिटी है। लेकिन आज थोड़ा सा ये भी हुआ कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से भी बातचीत हुई, और वो उन्होंने बिल्कुल मिनिस्टर साहब ने एक्सेप्ट किया और कहा कि हमारी जितनी सपोर्ट और जहाँ भी आपको चाहिए वो हम उसके लिए तैयार हैं। और आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे आप मुझसे बात करें, कहीं आप कोई इस तरह की वर्कशॉप कराना चाह रहे हैं, कहीं और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसा कदम उठाना चाह रहे हैं, तो आप हमेशा गवर्नमेंट को अपने साथ पाएंगे और गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट करेगी। और मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा मैसेज है, ना सिर्फ स्पोर्ट जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए अच्छा मैसेज है, बल्कि स्पोर्ट्समैन के लिए भी। बड़े स्पोर्ट्समैन थे, शहबाज सीनियर वहाँ भी थे, और बड़े सदफ सिद्दीकी थी, और इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स वहाँ पे थे। उनको भी पता लगा कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कितनी है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। और सब बोले, अफजल भट्ट साहब बोले जो नेशनल प्रेस क्लब के करता धरता हैं, उन्होंने भी बातें की और बड़ी अच्छी बातें की। फिर वहाँ नेशनल प्रेस क्लब की सेक्रेटरी हैं नैयर, वो भी बोली। सारों ने अपना अपना एक जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट के बारे में उनका अपना ख्याल था और अपना एक जहन से जो बात करते थे, और बड़ी सब ने तारीफ़ें की और एक्नॉलेज किया कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट का भी ये डे जो है ये नॉट विदाउट अ रीज़न, ये कोई किसी वजह से बनाया जा रहा है। और बिलीव यू मी कि ये बिल्कुल मतलब है कि ये जिस तरह और डेज बनाए जाते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी पूरा साल कभी फील्ड में रहता है, कभी डेस्क पे आता है, कभी आप वाली सीट पे बैठा होता है हाँ जी, कभी क्या कर रहा होता है, उसकी कंट्रीब्यूशन है, वो हाईलाइट करता है, एफर्ट्स को हाईलाइट करता है, और वो हाईलाइट्स करके वो उसका मैसेज जो है उस एथलीट का, उस परफॉर्मेंस का, वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में भिजवाता है, और वहाँ से फिर डिसीजन अकॉर्डिंगली होते हैं। और बड़ी अच्छी बात था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज का ये फंक्शन था। और आई एम अगेन थैंकफुल टू मिनिस्टर कि उन्होंने इस ओकेजन में आए और उसको एज अ चीफ गेस्ट वो उन्होंने स्पीच भी की और हमारे साथ टाइम भी गुजारा। बिल्कुल। जाहिद फारूक मलिक साहब, आप भी मौजूद थे इस तकरीब में, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का जो किरदार है बड़ा अहम है, लेकिन जब वफाकी वज़ीर की बात करते हैं तारड़ साहब, उन्होंने भी जो गुफ्तगू की, जो मोहित शाह साहब ने भी कुछ चीज़ें हाईलाइट कराई, क्या इस तकरीब के हवाले से आप हमें बताना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच अहमद। बड़ा हौसला होता है जब स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों के इवेंट में फेडरल मिनिस्टर जो हमारे हों वो आएँ, तो ये बड़ा हौसला होता है। अब मैंने 87 का जो पहला वर्ल्ड कप था एज ए जर्नलिस्ट, रिलायंस वर्ल्ड कप, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम कवरेज की थी, और उस वक्त से लेकर अब तक मैं इस्लामाबाद का भी सेक्रेटरी रहा हूँ, पाकिस्तान का भी मैं पायनियर सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन का। अब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन का। कोशिश कर रहे हैं, अभी हाल ही में मैं वर्ल्ड कांग्रेस अभी जो मोरक्को में हुई वहाँ से भी होके आया हूँ। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का बड़ा किरदार है मुआशरे में, जो सॉफ्ट इमेज है उसको उबारने के लिए, यही मैदानों से खबरें लाती हैं। अरशद नदीम की खबर स्पोर्ट्स रिपोर्टर नहीं दी पाकिस्तान को। अगर अब रोम ओलंपिक्स हुए तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ही हैं वो जो पाकिस्तान को खुशियों की खबरें देते हैं। दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, मैंने 8 ओलंपिक्स कवर किए हैं, 40 से ज़्यादा मैंने डिफरेंट वर्ल्ड कप्स कवर किए हैं। शायद प्रेसिडेंट मुल्क का पीछे बैठा होता है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आगे बैठे होते हैं, उनकी नशिस्तें इतनी इम्पोर्टेंस है दुनिया के अंदर। और फिर देखें कि एक एक अखबार ने एक एक स्पोर्ट्स के लिए 2-2, 3-3 जर्नलिस्ट रखे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के पास सारी खेलें होती हैं। इसके बावजूद, इन नामसाइद हालात के बावजूद, दुनिया को, पाकिस्तानी अवाम को हम सॉफ्ट इमेज जो है, जो अच्छी खबरें हैं वो हम पहुँचा रहे हैं। नैरेटिव आप बिल्ड टीवी, किया है, बिल्कुल। कोई टीवी चैनल, कोई अखबार उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब स्पोर्ट्स का बुलेटिन ना आए या स्पोर्ट्स का सफ़ा ना चले। तो ये इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसको हमने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर भी लेके आना है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का मकाम क्या है, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है और टुवर्ड्स नेशन। दुनिया में तो रिकग्नाइज किया जाता है, पाकिस्तान में अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस शोबे को, स्पोर्ट्स निगलेक्ट हैं हमारे पास। ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो बताते हैं
कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इस साल 3 अरब 80 करोड़ रुपए मिले थे, इस्तेमाल सिर्फ 66 करोड़ ये हुए। ये हमारे जर्नलिस्ट ये हैं, वो लोगों को बताते हैं, इस्लाह करते हैं, इस्लाह भी करते हैं, हम बताते भी हैं कि स्पोर्ट्स का मकाम क्या है। हम जब तक स्पोर्ट्स की तरफ, तो दुनिया के अंदर आप देखें पाकिस्तान की रिकग्निशन, एक टाइम पे आपको पता है 4 टाइम हम 4 खेलों के चैंपियन थे, तो दुनिया हमें एज ए स्पोर्ट्स लविंग, स्पोर्ट्स खेलने वाली एक दुनिया के नाम से हम जानते हैं, कि नेशन के नाम से हमें जानते हैं। और आपको भी पता है कि 1947 में हमारा क़याम हुआ। कायद आज़म की जो पहली स्पीच, उन्होंने कहा कि सबसे उनकी प्रायोरिटी भी क्या थी कि 48 के जो लंदन ओलंपिक्स हैं, पाकिस्तान टीम उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो ये विजन है कायद का, और इस मौजूदा हुकूमत ने भी जिस तरीके से स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दी है, अब 4 अरब रुपया तो उन्होंने पिछले साल दिया, इससे बढ़कर मैं समझता हूँ और क्या हो सकता है। और इससे पहले सिर्फ करोड़ों में बजट होता था, अब इसको यूटिलाइज करना है, ग्रास रूट लेवल से लोगों को लेके आना है। और ये सब कुछ स्पोर्ट जर्नलिस्ट ही बताते हैं दुनिया को भी, आवाम को भी, हुकूमतों को भी, कि इस तरफ तवज्जो दें। ये सॉफ्ट इमेज है, इसने पाकिस्तान की नेक नामी करनी है। जो मुश्किल वक्त से हम गुजरे हैं पिछले 2 दहाइयों से, बिल्कुल, उसको निकाला भी है, तो स्पोर्ट्स निकाला है। और ये रवैये होते हैं। आप देखें 2009 का वर्ल्ड का जब टी, उस वक्त क्या सूरत हाल थी आप सबको पता है, लेकिन जब जीते तो पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर लोग ऐसे निकले, कोई डर नहीं था किसी को, और कुछ भी नहीं हुआ। और इसी तरह जब आप देखें पाकिस्तान सुपर लीग हो, ये जब लोग आते हैं अपने शहरों के अंदर, कैसे दुनिया उमड़ आती है। तो ये वो स्पोर्ट्स है जो किसी भी मुल्क का जो सॉफ्ट इमेज है, और हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर इस वक्त ज़रूरत और भी इस अमर की है कि दुनिया पाकिस्तान को एक मजबूत पाकिस्तान के तौर पर जान रही है 10 मई के बाद। 10 मई से पहले का पाकिस्तान और था, अब 10 मई के बाद का पाकिस्तान कुछ और है। और ऐसे में मैं जब गया, अभी मैं जब मोरक्को कॉन्फ्रेंस के बाद मैं 20-25 मुल्क गया, दुनिया पाकिस्तान को अब बड़े इज्जत से देखती है। और पहले क्या था, हमें अब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ये जो पावर वाली इज्जत है और स्पोर्ट्स पावर, तो हमारा दुनिया में मकाम और अच्छा हो जाएगा। आपको पता है कि हम क्रिकेट के भी चैम्पियन थे 94 में, स्नूकर के भी चैम्पियन थे, स्क्वाश के भी चैम्पियन थे, हॉकी के भी हम वर्ल्ड चैम्पियन थे। तो ये वो चीज़ है, इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हम यही अरबाब इख्तियार से कहेंगे कि स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। इसी शोबे ने, इसी खेलों ने, इन्हीं मैदानों ने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया तक लेके जाना है। चूँकि कहा करते हैं ना आप लोग कि जिन कौमों के मैदान आबाद होते हैं, उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं, तो इस तरफ हम तवज्जो देंगे और जो यंगस्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देंगे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक अरशद नदीम नहीं, कई अरशद नदीम पैदा किए। इस कौम के अंदर अभी भी जावेद मियांदाद हों, शहबाज सीनियर हो, अख्तर रसूल हों, शहनाज शेख हों, समीउल्लाह हो, कलीमुल्लाह हो, ये बहुत मौजूद हैं। यहाँ पर राज़क भी पैदा हुए, खालिक भी पैदा हुए, जो जिनके पास बूट नहीं थे, फ्लीट नहीं थे, और वो नंगे पाँव पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेके आए। अब सहूलियत हैं। उस वक्त जना स्टेडियम भी नहीं था, उस वक्त सिंथेटिक ट्रैक्स नहीं थे, उस वक्त भी पाकिस्तान दुनिया में लेके आता था। तो एक अहम सवाल मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि बतौर एक एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और फिर जब आप, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं जो अब इस फील्ड में कदम रखते हैं, चीज़ें बहुत इवॉल्व हो चुकी हैं, और ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन से हम यही कहते हैं कि शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देख रहे हैं जो आने वाले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनके लिए, जिस पे आप उनको एक अहम पैगाम दे सकते हैं, या उनको आप ये तायद कर सकते हैं कि ये वो चीज़ है जिस पर आपने काम करना? देखिए, जब हमने जर्नलिज्म शुरू की थी तो मैच कम वगैरह चीज़ें नहीं होती थी, हमने ग्राउंडों में जा के हर चीज़ सीखी है। जब हमने शुरू की थी तो उससे फैक्स भी नहीं थे, टेलिक्स होती थी, फिर फैक्स आई, लोटस 1, 2, 3, पेंटियम वगैरह आए, अब इन पे जा गया। इसने बहुत सारी फ़वाइद भी दिए हैं, नुकसानात भी हैं। जो आज के दौर के अंदर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करेगा, बचना उसने ही है। और ये बच्चों के लिए है कि वो फील्ड में जाएं,
व्हाट्सएप ग्रुपों से उठा उठा के अगर आप ख़बरें देंगे, अगर एक तंजीम बन गया उसमें 20 लोग हैं, एक बंदा इवेंट पे गया उसने डाला है तो आप सब ने अपने चैनल्स पे चला दिया, तो इससे आपकी जर्नलिज्म बेहतर नहीं होगी। जो यंगस्टर्स हैं इसके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। खबर बनाना सीखना, उसको परखना, हर बंदे को हर स्पोर्ट्स की नए जो यंगस्टर्स हैं उनको नहीं पता। क्रिकेट की, हॉकी की खबर तो हर कोई बना लेता है। ज़रूरत इस अमर की आपने सीखना है कि आपने वेट लिफ्टिंग की खबर को कैसे बनाना है, गोल्फ की खबर को कैसे बनाना है, याटिंग की, बाकी इतनी सारी स्पोर्ट्स हैं, स्नूकर, टेनिस से लेके पावर गेम्स हैं, उनकी खबरें, कहीं गोल होता है, कहीं स्कोर होता है, कहीं पॉइंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे, जब आप बिल्कुल फील्ड में नहीं जाएंगी तो आप सीख नहीं सकेंगे। यंगस्टर्स के लिए बड़ा अहम पैगाम जाहिद साहब ने बड़ा अहम पैगाम दिया है जितने भी यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और मेरे ख्याल से यही मौका है। और एक चीज़ ज़रूर है कि आपने अपनी सीनियर्स की इज्जत जो है वो ज़रूर करनी है। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाने लगे हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। और अब गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और क्रिकेट की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्रोग्राम में अब ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। स्पोर्ट्स के जो बड़े हल्के हैं उनमें ये ज़रूर पाए जाते हैं। आज भी एक बड़ी अहम मुलाकात कर आ रहे हैं जनाब सैयद मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करें। आपके पास मैं ज़रूर आऊँगा, बस मैं अहमद हमाद साहब से पहले एक गुफ्तगू ज़रूर कर लूँ, क्योंकि मेरी और अहमद भाई की अभी तक स्क्वाड से रिलेटेड बात नहीं हो पाई और वो भी बड़ा तजर्बा रखते हैं। तो ये जो स्क्वाड जिसका ऐलान किया गया, जैसा कि मैंने कहा कि 3 ही T20s हैं, तो इसमें आप कितने तजर्बे कर लेंगे। लेकिन आई थिंक अब हम भी इस नोट पर एज अ मैच्योर क्रिकेटिंग नेशन पहुंच जाएं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे नाम सारे टूर्स करें। इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आप बांग्लादेश का दौरा है और आप कोई ऐसे नाम भेज दें, लेकिन ओवरऑल आपका आउटलुक क्या है स्क्वाड का? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने वही किया जो हम पहले हमेशा से कहते हैं कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए। तो मैक्सिमम जिनको जो प्लेयर अवेलेबल नहीं थे, आपने शादाब खान नहीं है, हसन अली नहीं है, तो उनकी जगह पहले जो बांग्लादेश आकर गई सुफियान मुकीम को होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए। जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जिनको हम कहते हैं कि जो लंबा खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए, एक टैलेंट नज़र आता है और उसको इन एंड आउट जब हम करते रहते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शैकल होता है और फिर वो हमें नज़र आता है कि उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं होती। लकीली इस दफ़ा वो टीम में नज़र आ रही मुझे। और सलमान मिर्ज़ा जो लाहौर कलंदर के आपके आखिरी 3 मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, उनको भी मौका दिया गया। तो फास्ट बॉलिंग वहाँ पे बांग्लादेश में कितनी कारगर साबित होगी ये देखना पड़ेगा। कंडीशन वो, क्योंकि वो यहाँ पर खेल कर गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख ली, तो स्पिनर्स को ज़्यादा रोल नज़र आएगा। पाकिस्तान के जो स्पिनर्स वहाँ पे खेलने जा रहे हैं वो देखना पड़ेगा कि वो उनको टफ टाइम दे पाएंगे। और फिर T20 अब जो है वो चेंज हो चुकी है। अब वो 160 to 180 नहीं नज़र आएगी, आपको नज़र आएगी 220 to 240 रन। तो क्या हमारी जो बैटिंग पिक की गई है वो 10 to 8 रन, पावर प्ले में 70 to 80 रन कर सकते हैं और फिर फिनिश कर सकते हैं ऑन हाई नोट्स। तो वो हमें नज़र आ गया, कुछ ऐसे टैलेंट नज़र आ गया। अच्छा, ये हमारे कोच ने भी ये कहा कि मुझे वो लड़के चाहिए जो वो मॉडर्न स्टाइल ऑफ प्ले खेल सकें, और साथ ही साथ उन्होंने कहा बॉलर्स भी वो जो ऑलराउंडर हो। हमारे कैप्टन ने भी कहा कि मुझे 70-80 की किसी एक की बड़ी इनिंग नहीं चाहिए, मुझे जो 6 या 7 बैट्समैन खिला रहे हैं उनकी इम्पैक्टफुल इनिंग 30 to 40 रन ऑफ जस्ट 10 to 15 बॉल, जो आपका रन रेट उतना ऊपर लेके जाए और आपको नजर आए कि आप 250 बना सकते हैं। तो जब 250 बोर्ड पे लगा देंगे तो दूसरी टीम जितनी अच्छी बैटिंग होगी तो वो रन्स का प्रेशर हमेशा वो होता है। और फिर आपके पास बॉलिंग के लिए क्वेश्चन होता है कि आप गैम्बल कर सकते हैं कि अगर कोई ज़्यादा शॉट खेल रहा है तो आप कह रहे हैं खेलते रहो, हमने इसमें 1-2 छक्के के बाद अगर तुम्हें आउट कर लिया तो एक क्वेश्चन था हमारे पास रन्स का। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर देखते हैं कि बांग्लादेश में कामयाब होते हैं, क्योंकि बांग्लादेश अभी श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेल रही है इस वक्त और 1-1 हो चुका है। आज तीसरा मैच इस वक्त उनका जारी है, लेकिन अपने कंडीशन में खेलना उनको ज़ाहिर है। अच्छा, आप यकीन करें मैंने ये सोचा था कि जो ही हमारे से सीरीज़ आती है तो वो वनडे में इतना अच्छा परफॉर्म करके तो हमारी सीरीज से पहले सारे तैयार हो जाते हैं, एक हम ही हैं जो आखिर तक तैयार नहीं हुए। उनके कुछ प्लेयर रिटायर भी हुए हैं, आप ये कह सकते हैं, उनका भी रीबिल्डिंग प्रोसेस है। तो उसमें सीरीज़ अच्छी होनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए ये है एक अच्छे साइन कि इसके बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ जाना है।
तो वेस्ट इंडीज़ की अभी आपको सीरीज वो तो खैर हमें टेस्ट मैच की नज़र आ रही है, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में वो बहुत ज़्यादा डेंजरस साइड कंसिडर की जाती है क्योंकि उनके पास पावर हिटर्स हैं। उस पावर हिटर्स को मैच करना और वहाँ की कंडीशन, मुझे एक अफसोस होता है जब हम वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की बात करते हैं और 80s और 90s के एरा की बात करते हैं तो हमेशा से फास्ट बॉलर, बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर उनके पास होते थे और दुनिया उनसे डरती थी। और आज की क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर जो है वो दुनिया आराम से उनके अगेंस्ट बैटिंग कर रही है। तो ये एक डिक्लाइन आया उनके, वो प्रोडक्शन जो थी, बैटरी जो प्रोड्यूस करती थी फास्ट बॉलर्स की, प्लेस का रुझान क्रिकेट से हट के बास्केटबॉल की तरफ यूनाइटेड स्टेट में चला गया। बहुत सारे रीजंस हैं, फाइनेंशियल रीजंस हैं। क्रिकेट कैसे वेस्ट इंडीज़, वो काली आंधी जिसको हम कहते हैं माइटी वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वो फ्लेवर है जो क्रिकेट को बड़ा सूट करता था, वो क्रिकेट को अट्रैक्टिव बनाता था वेस्ट इंडीज़ का एक फोर्स के साथ, जिसमें उनकी बैटिंग लाइनअप, उनकी बॉलिंग लाइनअप, जब तक वो वापस नहीं आएगी, ये जो अभी हम टेस्ट मैच भी देख रहे हैं जिसमें जिम्बाब्वे नहीं, बिल्कुल तो वो आपको मज़ा नहीं आता है कि यार मुकाबला तो हो ही नहीं रहा, एक बिल्कुल जीरो टीम और एक उसके सामने आप तगड़ी टीम खड़ी कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन और बेशक जो मर्जी रिकॉर्ड, आज अगर हम विव रिचर्ड की 175 की इनिंग देख लें और उसके मुकाबले कोई उसके ज़्यादा रन बना ले तो आप किसको ज़्यादा रेट करेंगे? ऑब्वियसली विव को। आई थिंक इट्स सिंपल एज दैट। बट वैसे स्क्वाड पर कुछ चीज़ें तो ज़रूर हैं जो तशवीश का बायस हैं। एक तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार फिर से हुसैन तलत हमें स्क्वाड में नज़र आ रहे हैं। मुझे और आपको भी पता है कि शायद उनको मौका ना मिले, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्क्वाड है। दूसरा, मोहम्मद नवाज़ की वापसी हुई है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड है पाकिस्तान के लिए। या थोड़ा सा स्क्वाड पे आपको तक कल भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को कहीं शाम को अनाउंस करना चाहिए जब सब उठे होते हैं, ताकि पता हो स्क्वाड कौन सा अनाउंस हुआ। आजकल ये एक कह सकते हो रिवायत पकड़ ली हम लोग, रिवायत बन चुकी है कि सुबह अनाउंस करते हैं जब सब सोए। अचानक जो होता है ना कि आप खोलो तो कहते हैं ये क्या हुआ। हुसैन तलत की बात करें, मेरे खुद भी टीम का हिस्सा ले हैं, मैं कहता हूँ कि अच्छा एक ऑलराउंडर है, लेकिन अगर थोड़ा सा अब उनकी हालिया परफॉर्मेंस की आप बात करें, चाहे 4 डे के अंदर बात करें, चाहे पेशावर ज़ल्मी की बात करें, एज सच अप टू द मार्क आपको नज़र नहीं आती। आमिर जमाल अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है कि थोड़े बहुत बैड सीजन्स रहे हैं, फिर इंजरी का भी मामला रहा है, वो ज़्यादा बेहतर एक ऑलराउंडर आपके पास हो सकते हैं। आमिर यमीन एक बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट था जिसको आपने ज़ाया किया, जो कि आप बना सकते थे, हमाद बट होता था, बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स थे जिनको आपने ज़ाया किया। लेकिन अगर स्क्वाड की चलें बात करूँ, मैं सर की बात सुना था, एक चीज़ हमारी आवाम को भी समझनी पड़ेगी, ठीक है बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, शाहीन नहीं है, उसके बगैर भी कुछ लड़के हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़के होने नहीं चाहिए टीम में, इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, लेकिन एक बैकअप टीम भी होती है जो कि आप उसके ऊपर भरोसा करते हो। आपको याद है इससे पहले जो सीरीज हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेली, बहुत से लोग बात कर रहे थे कि यार क्या ये लड़के जिनको आपने डाला है क्या ये जीत के देंगे, क्योंकि आप 8वें नंबर पर हो, आपने 6ठे 5वें नंबर पर आना है, ये 3 मैचेस जीत के। वो चीज का एक प्रेशर था आपके ऊपर। आपके लड़कों ने परफॉर्म किया, 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 200 के भी टच किया आपने। फिर वो लड़के आप लेके आए जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करे थे, पीएसएल भी परफॉर्म करे थे। मैं फिर बात करूं पीएसएल की, ये सॉरी T20 की, खाली मैं लॉन्गर फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा। लड़के बहुत अच्छे फिट आपके पास हुए हैं। एक अच्छी बात, आपके पास बॉलर्स का थोड़ा सा फुकदान नजर आ रहा था। आप लेफ्ट आर्म पेसर को लेकर लाहौर कलंदर का, उसने नेट के अंदर भी बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है। यहाँ तक जो अपना सिनेरियो बेस्ड मैच खेला गया था उसमें भी वो बहुत अच्छा था, जिस तरीके से वो इकोनॉमी रेट को मेंटेन कर रहा था, पेस भी उसकी अच्छी है, बॉल भी अंदर लेके आता है। लेकिन ये टेस्टिंग फेस क्यों है, क्योंकि बांग्लादेश की विकेट थोड़ी सी, आप जो ऑडियो क्रिकेट उनकी चल रही है वहां पर टर्निंग ट्रैक। मैं फिर वो जो कल बात आपसे कर रहा था कि जो आपके मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है खास करके, वो टेस्ट होंगे। 170 180 स्ट्राइक रेट वाला चीज है, वो टेस्ट होगी वहां पर कि आप उसको कैसे ग्राफ्ट करते हो अपनी इनिंग्स को। रन बनाने पड़ेंगे आपको मेहनत करनी पड़नी है। ये वो बॉल होगी नहीं कि आप सीधा कहो कि सीधी बॉल, अगर वो कैरम बॉल भी करे तो आप आराम से मिड विकेट के ऊपर से निकाल दो। आपको बॉल को वॉच करना पड़ना, आसान नहीं होगा उस विकेट को देख के। तो एक अच्छी बात है आपके पास एक नेल लॉट के लिए, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है यहाँ पर। लेकिन फिर वही बात जो कल शाहजी बात कर रहे थे, जितनी भी आप सीरीज देख ले, ये खाली हम नहीं, बहुत से लोग अब बात करें कि पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ श्रीलंका में खेलना पड़ेगा। आपने वर्ल्ड कप को आई करना है, आपकी जेहन में वही चीज है। फिर उसके बाद शायद अगर गलत हुई तो अक्टूबर कट ऑफ डेट है ओलंपिक्स के लिए, जो आपने क्वालिफाई करने के लिए जो भी आपकी सिनेरियो है, आपने टॉप 6 के अंदर आना, तो ये प्रेशर बिल्ड होता है। जैसे एक साल के अरसे में बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन मोहित शाह साहब, इंटरेस्टिंग सिलेक्शंस हैं स्क्वाड में। अब T20 क्रिकेट के को लेकर लोगों के बड़े मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं। हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं बड़े जज्बाती हैं, लेकिन इसमें 2 बड़े अहम नाम हैं, जिन 2 का मैंने जिक्र किया। और उसके अलावा अगर 2 इंक्लूजन्स आप देखें जिसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगती हैं, कि अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा की जो अवैस भी बात कर रहे हैं, एक तकरीबन 6 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलें, एक तकरीबन 10 या 11 खेलें, तो फेयरली यंग टू दिस फॉर्म ऑफ क्रिकेट। देखिए पूरा कम्बिनेशन आप देखें तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि ये हमारा जो बॉलिंग आर्मरी है ये टोटली न्यू है। बिल्कुल, बैटिंग में हम सोच सकते थे कि यही तकरीबन बैटिंग लाइनअप है, एक आध चेंज होती है और वो बाबर आजम ने आना है नहीं आना, बाकी तो कोई इसमें चेंज मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन ये बॉलिंग जो स्पिन ऑप्शंस और फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस ये टोटली न्यू है, एक तरह से न्यू है।
चले अब्बास अफरीदी कुछ अर्सा खेलते रहे हैं, सलमान मिर्ज़ा, दानियाल को देखें आप, अब ये जाके आपसे बॉलिंग करेंगे और साथ हुसैन तलत का, मैं फीलिंग मुझे ये थोड़ा सा है कि चले सलमान मिर्ज़ा इज़ अ पोटेंशियल फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, उसमें वो चीज़ है जो उसको अच्छा बॉलर बना सकती है। अगर उनकी फिटनेस कितनी रहती है, वो कितना कंसिस्टेंटली खेल सकते हैं, एक फॉर्मेट ही फ़िलहाल उनको खिलाएं ताकि वो कंसंट्रेट करें और गाय बगाय बॉलिंग करें। बाकी मैं इतना ज़्यादा कोई फ्यूचर इन फास्ट बॉलर्स का नहीं देख सकता अब्बास अफरीदी को छोड़ के, क्योंकि वो पुराने हैं। दानियाल उनको इंजरी प्रोन है, वो इंजरी उनको होती है और इंजरी पहले भी होती रही है, लाहौर की तरफ से जब खेलते थे, इवन अब जो उन्होंने चेंज की फ्रेंचाइज फिर भी उनको इंजरी का प्रॉब्लम रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हुसैन तलत को इतने आउटस्टैंडिंग नहीं, फ़हीम अशरफ आपको पता है ऑलराउंडर है, वापस टीम में, मतलब आपके प्राइमरी बॉलर वही बनते हैं, मुझे वही बनते हैं। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, और फिर आपके पास जो है सारा दारो मदार इस टूर पे होगा। ये 3 मैच की सीरीज, पहले तो मैं समझता था कि शायद वेस्ट इंडीज़ भी साथ ही अनाउंस करें, और वेस्ट इंडीज़ अनाउंस करेंगे इन बिटवीन एक आध मैच होगा या 1-2 मैचेस होंगे, तो वेस्ट इंडीज़ में कोई शायद देख रहे हो, आरएस रऊफ को देख रहे हो कितने फिट हैं, शायद नसीम शाह को देख रहे हो कितने फिट हैं। उनकी इंजरीज का तो हमें पता था, लेकिन एक नाम मुझे समझ नहीं आया, मैं हसन अली इसमें नहीं है। हसन अली नहीं है, वो मेरा ख्याल हसन अली को उन्होंने डिलिबरेटली रोक के रखा है और शायद उनको फिर वेस्ट इंडीज़ लेके जाएं। लेकिन अब हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं और अपने जो अपनी ऑप्शंस हैं उनको हमने थोड़ा सा रिड्यूस करना है। ये नहीं है कि आप 35 प्लेयर या 30 प्लेयर में से आप देते रहें, उनको चांसेस देते रहें। लेकिन इट्स अ गुड साइन कि आप कह रहे हैं आप अपने प्राइमरी फास्ट बॉलिंग को छोड़ के आप कर रहे हैं। नहीं, मैं इसमें वो नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस पे मुझे ये थोड़ा सा है कि क्या हम दानियाल को लेके आगे चल सकते हैं, कितना चल सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्या हुसैन तलत इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो तो कितने अरसे से खेल रहे हैं। अगर उन्होंने मतलब है कि आउटशाइन करना हो और प्लेयर्स को और ऑलराउंडर्स को, तो अभी तक वो कर चुके होते। देखिए अच्छे प्लेयर का हसन नवाज आया ना, बिल्कुल, आप कितने अरसे में उसका इम्पैक्ट आया है, आ गया ना जी। जो टैलेंट होता है उसको हार्डली 3-4 सीरीज चाहिए होती हैं और उसका इम्पैक्ट आ जाता है, वो पता लग जाता है आपको कि ये कितना फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकता है, नहीं कर सकता। एक आध इनिंग्स ये अच्छी खेले, न्यूजीलैंड में सिर्फ एक इनिंग उसने अच्छी खेली है, लेकिन पता लग गया कि इतनी बड़ी इनिंग खेल सकता है। और फिर आपको पीएसएल में आपने देखा कि क्या है, फिर आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट एट होम देखा कि कितना आउटस्टैंडिंग वो खेलता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह। अब हम ये थोड़ा सा हमारा सिलेक्टर्स का प्रॉब्लम है कि नवाज की बात की आपने, क्या नवाज इतने अरसे से आपके लिए करामत नहीं थे कि अब वो आ गए दोबारा? हमने तो नवाज को बहुत खिलाया ना जी। मैंने तो हमेशा कहा था क्यूरियस केस ऑफ मोहम्मद नवाज। देखिए मोहम्मद नवाज कितने अरसे से खेले हैं, अगर अच्छे थे तो उनको आपने ड्रॉप क्यों किया? एक दिन हमारे मैच विनर हैं, एक दिन हमें नजर ही नहीं आते। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, ये क्वेश्चंस हैं जिनका सिलेक्टर्स को या थिंक टैंक को जवाब देना पड़ता है। क्योंकि हम ये नहीं है कि आप एक प्लेयर को आप डिस्कार्ड कर दें, 2 साल उसका पता ना लगे, 2 साल बाद ऑल ऑफ अ सडन पता लगे जी वो टीम में, यानी वो गया भी इतनी जल्दी था जितनी जल्दी वो इसका मतलब है आपने उसके 2 साल जाया किए। बिल्कुल, देखिए ना, अगर वो अच्छा है तो आपने 2 साल जाया किए ना उसके। बिल्कुल, अगर नहीं अच्छा है तो फिर रखा क्यों? ये दोनों क्वेश्चन। अच्छा, वो रखना भी किसी और प्लेयर के 2 साल जाया कर, 2 साल, बिल्कुल ये होता है ना। मैं ये समझता हूं कि अच्छा सिलेक्टर वो होता है जो एक दफा जिस पे नजर पड़ जाए टैलेंट पे, उसको फिर मौका दे, उससे फिर बेस्ट निकलवा के रखे। अगर वो नहीं निकाल सकता वो बेस्ट अपना, या उसका कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, इसका मतलब है सिलेक्टर की भी उतनी गलती है जितनी उस प्लेयर की गलती है। अच्छा, इसमें मैं आपके पास आता हूं, मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर लूं कि प्लेयर के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना बोर्ड का ये बहुत अहम फेज होता है। क्योंकि हसन अली का सब्जेक्ट मैं बस अहमद भाई आपसे पूछ लेता हूं कि कहीं शायद वो कहीं मुत्तफिका राय तो नहीं थी कि काउंटी खेलनी है तो खैर है, अभी ना भी सिलेक्ट हो तो कोई मसला, या कोई और इशू नजर आ रहा है? नहीं, काउंटी की कमिटमेंट है ऑब्वियसली। आप एनओसी लेकर गए, आपने वहाँ पे साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आपको ज़ाहिर फुलफिल करना है। यानी आप बता कर गए कि मैंने बिल्कुल, तो उनकी कमिटमेंट थी, इसलिए उनको नहीं कंसिडर किया गया। और जहाँ तक हसन नवाज की बात करें, देखें सिलेक्शन कमेटी का एक तो टेम्परामेंट, पेशेंस बहुत, कि आपको टैलेंट एक नज़र आता है, लेकिन आप उसके साथ कितना अर्सा वेट करेंगे कि कब तक वो डिलीवर करेगा। और फिर उस प्लेयर का हमने एज एन ओपनर उसको न्यूजीलैंड में ट्राई किया, और फिर उसको अंडरस्टैंड करवाना कि नहीं आपको मिडिल ऑर्डर में आना पड़ेगा, नए बॉल के साथ आपकी इतनी टेक्निक नहीं है, वो और बात है। लेकिन न्यूजीलैंड में मिडिल ऑर्डर में नहीं चेक किया हमने, पीएसएल में उसको मिडिल ऑर्डर में चेक किया, जो उसकी ज़ाहिर जहाँ से उसकी क्रिकेट शुरू होती है, जहाँ उसकी टेक्निक डेवलप होती है। और यही कंडीशन उसको अभी बांग्लादेश में, अब जो टीम पिक की गई है
उसमें जब हम नवाज़ की बात करें कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर आ गया, तो उसमें 5 आपको बॉलिंग स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें सुफियान मुकीम, अबरार है, नवाज़ है, साइम अयूब हैं और खुशदिल शाह। कप्तान खुद हैं और जब कप्तान जरूरत पड़े। 6 हो गए जी। तो हो सकता है कि 9 आप बैट्समैन खिला रहे होंगे ऑलराउंडर समेत, और आखिरी 2 अबरार और सुफियान मुकीम। ऐसा तो जो कंडीशन आपने फेस करनी है उसके हिसाब से आप टीम पिक कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान का बड़ा रोल है कि वो एज एन ओपनर हारिस के साथ कैसा स्टार्ट देते हैं, और फिर बाकी आने जो सलमान अली आगा हमेशा से कहते आ रहे हैं, अभी शॉर्ट टर्म में ही है उनका अब तक की, कि मुझे इंटेंट के साथ चाहिए प्लेयर, मुझे एक T20 स्टाइल की बैटिंग। बेशक हम इसमें कभी 140 पे भी आउट हो जाएंगे, लेकिन आपके जहन में आपको फ्री हैंड दे दिया गया, आप परवाह ना करें कि आप आउट हो जाएंगे, लेकिन आप खुल के खेलें अपने आप। तो जब तक ये प्लेयर इनको इस तरह का फ्री हैंड नहीं मिलेगा कि हमारी मैनेजमेंट हमें ये नहीं कह रही कि आप आउट हो गए तो आप टीम से बाहर हो जाएंगे, लेकिन ये फार्मूला हमें अपनाना है, तो इसके लिए सारे स्किल्स अपने टेस्ट। बिल्कुल जी, कोच साहब क्या कहना चाहेंगे, और साथ ये भी बता दें कौन कहाँ खेल रहा है, ये बहुत अहम है। अब इसके अंदर सिलेक्शन तो हो गई, स्क्वाड का ऐलान भी हो गया, अब किसने किस नंबर पे खेलना है ये बड़ा जरूरी है। मुझे कौन सा मोबाइल पे कॉल आई कि मैंने इस नंबर पे आप इतनी अहम मुलाकात कर आ रहे हैं, मुझे लगा कोई तो बात हुई होगी। यार थोड़ा सा दानियाल की आपने बात की, मुझे एक एज इसलिए लगा था कि दानियाल अगर आप थोड़ा सा है तो ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उसको कहते हैं, बैटिंग में कहीं ना कहीं डाउन दी ऑर्डर जाके वो थोड़ा सा पावर हिटिंग कर लेता है, लेकिन आप खेल रहे हो बांग्लादेश में। दानियाल का जितना आप सफर देखो, चाहे आप लाहौर कलंदर के लिए आप देख लें, कोई एज सच रेगुलर मैचेस नहीं खेले, उसके बाद डोमेस्टिक में आप आ जाएं, कुछ एज सच रेगुलर मैचेस उन्होंने नहीं खेले, लाहौर के लिए शायद वो खेलते हैं ज़्यादा। उनका यहाँ पर भी जब पिंडी स्टेडियम मैचेस हो रहे थे तो ज़्यादा उनका यही रहा है कि वो शॉर्ट पिच डिलीवरी और पेस के साथ ज़्यादा बीट करते हैं एज कम्पेयर टू वेरिएशंस हैं उसके पास, लेकिन बहुत कम यूज़ की जाती हैं। मैं इस ताक में था, मैंने कहा कि शायद अली जो अंडर 19 का पेसर है, जिसको आप अकेडमी में भी लेके आते हैं, हाई परफॉर्मेंस अंडर पेशावर जल्मी के लिए उसने आउट भी अली रजा की बात, अली रजा की बात सियालकोट को चैंपियन बनाया, सियालकोट को उसने फिर 4 डे खेला भी उसमें परफॉर्म। खबर आई थी कि थोड़ा सा कुछ उसको फिटनेस के इश्यूज हैं, उसके बाद कोई खबर उसकी आज तक अभी तक नहीं आई थी। मेरे था कि शायद आप उसके लिए ज्यादा ऑप्ट करोगे, क्योंकि पेशावर जल्मी के लिए जब उस लड़के ने डेब्यू किया था, वन ऑफ दी मैं कहता हूँ मोस्ट लीडिंग विकेट टेकर था आपके लिए, उसके बाद वेरिएशन भी है, पेस भी उसकी अच्छी है, बॉल उसका बहुत अच्छा अंदर आता है। बांग्लादेश जैसी विकेट पे जहां पर आपको वेरिएशन वाला फास्ट बॉलर चाहिए, थोड़ा थिंकिंग टैंक वाला, वो एक अच्छा इंपैक्ट आपके लिए डाल सकता था। लेकिन शायद मैंने कहा ना, दानियाल का वही मामला है कि थोड़ी सी पावर हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि उनको चांस मिलता है या नहीं मिलता। अगर थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो ये बैटिंग ऑर्डर तो आपके पास है फायर पावर वाला, जो मैंने जो सब बात करें 200 कर लें, 225 अल्लाह करें, लेकिन जितनी T20 क्रिकेट अब तेज हो रही है, ये बात सच है। कप्तान भी जो होता है, कोच होता है ना, वो ये नहीं कहता, उसने मार्क किए होते हैं प्लेयर्स, वो यही बात करता है कि यार अंदर जाके ना तूने 12-13 गेंदों में 32-33 भी कर लिया, डैमेज करा है, बस काफी है। जैसे हम पुराने कहते थे ना कि बॉल का लेदर खराब कर दे, लेकिन इन प्लेयर्स को फिर रोटेट भी करना पड़ता है आपको। किस जो भी बेस आपकी बनती है सिनेरियो, इनके अंदर कहीं ना कहीं लड़कों को अब जेन में रखना पड़ेगा कि यार हमें फ्लोटर भी खेलना पड़ना है। क्या पता दैट कैन फायर बोथ वेज, अगर वो करता है, ये बड़ा जरूरी है कि अगर वो मॉडल 9 दफा चलता है, 3 दफा नहीं चलता, तो आप उनके फेलियर्स में कितना बैक करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, स्टेबिलिटी फिर बीच में, फिर ये जो मसला है जो आपने बात की, सबसे बड़ा एक इशू रहा है हमारा। आज देखो ना, बात करें बाबर की बात करो, रिजवान की कर रहा हूँ, एक यंगस्टर फ्लॉप हुआ ना, उस पे 1 मिनट के ऊपर मैंने किसी ने बैठ के एकदम तनकीद करने शुरू हो जाना है। उसको इतना मेंटली अभी तक स्ट्रांग नहीं हमने किया होगा। चले आप सलमान को लेके आप आ गए, मिर्जा की बात करो, जो पेसर की बात कर रहा हूँ, या आप दानियाल को लेके फॉर इंस्टेंस, खुदा ना खास्ता दानियाल अगर फ्लॉप होता है, क्या उस साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग है वो कि उस बैड एरा से वापस आ सके? आपने उसको नहीं ट्रेन किया होगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक नहीं खेला, बिल्कुल उसको नहीं पता इस चीज का। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट प्लेयर के साथ हुई हुई है कि यार थोड़ा सा आप रिलैक्स माइंड में रखते हो कि यार आप तीनों ये सीरीज खेलोगे, आप एक परमानेंट पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि हमारे अनफॉर्चुनेटली जो नहीं है, हमारा शायद वो कल्चर भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, और मेरा ख्याल है कि हम मजीद प्रोग्राम्स में इसको डिस्कस जरूर करते रहेंगे। वक्त की कमी है, हमने बहुत अहम एक क्रिकेट में मोड़ आया है जिसके बारे में ज़रूर बात करनी है, और वो ये है कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड जो था वो ऑलमोस्ट टूटने लगा था। वान मोल्डर जो हैं, ही वाज जस्ट देयर, बट उन्होंने ये खुद फैसला किया बतौर कप्तान कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं नहीं ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहता जिम्बाब्वे के अगेंस्ट फॉलो ऑन, तो ज़रूर जिम्बाब्वे को हो गया। मोई शाह साहब, क्या खबर है, क्या चल रहा था उनके दिमाग में? शॉन पॉलक को उन्होंने इंटरव्यू में तो बताया, लेकिन अब आप किस स्कूल ऑफ थॉट में यकीन रखते हैं? देखिए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक मैं कहता हूँ कि मोड़ था जिसे मॉडलर गुजरे। ज़रूर उनके जहन में आया होगा कि ये वंस इन लाइफ टाइम ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं क्रॉस कर जाऊँ। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि अगर थोड़ी सी हमारी पहली भी इसमें बात हो रही, अगर अपोजिशन स्ट्रांग होती ना, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे होते, ये पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे होते, तो फिर ये समझते कि मैं 400 क्रॉस कर लूँगा
तो वो मेरा एक नाम रहेगा, एक मेरी रेपुटेशन रहेगी कि इतनी स्ट्रांग टीम के ख़िलाफ़ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर जिम्बाब्वे जैसी ऐसी टीम के ख़िलाफ़ जिसका बॉलिंग कोई बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही थी और कोई इतना ज़्यादा उनका अब मेरा ख्याल है वो स्ट्रेंथ नहीं है उनकी टीम में जितनी बीच में थोड़ा अरसा नज़र आई थी, तो वो भी एक उनके माइंड में बैक ऑफ माइंड होगा कि इतनी बड़ी टीम नहीं है जिसके ख़िलाफ़ मैं इतना बड़ा स्कोर करूं। और दूसरा, जिस तरह आपने बताया और जिस तरह शॉन पॉलक से उन्होंने बात की कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड ब्रेक करना, तोड़ना और फिर ब्रायन लारा की जगह एक नया नाम आना और फिर जब वो नाम नज़र आया अगेंस्ट जिम्बाब्वे स्कोर किए हुए, तो वो उसकी इतनी ज़्यादा एक वो मैं कहता हूँ कि उसकी वैल्यू नहीं अच्छा, माजी में मैथ्यू हेडन का भी है, बट उस वक्त की जिम्बाब्वे और थी। लेकिन ये जिम्बाब्वे और ये इस तरह का और जिस तरह पिचेस, जिस तरह बॉलिंग और जिस तरह कोई आउटस्टैंडिंग उनके पास स्पिनर नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग उनके पास फास्ट बॉलर नहीं है। मोज़ा रब्बानी हैं, वो भी अभी रिटायरमेंट की एज पे उनको एक को निकाल दें तो फिर तो वाकई कुछ नहीं है। वो भी अब वो प्राइम एज तो नहीं रही ना जी उनकी, वो भी डाउन द हिल हैं, वो उतनी ज़्यादा उनकी ना स्पीड रही है ना इतना बाउंस अब उनको मिलता है। तो ये सारा कुछ देखते हुए मेरा ख्याल उनका डिसीजन बड़ा अच्छा था। और को हर स्पोर्ट्स राइटर को, क्रिटिक को, कमेंटेटर को ये डिसीजन उनका ज़रूर सपोर्ट भी करना चाहिए और उसकी तारीफ भी करनी चाहिए कि आपने एक ऐसी एग्जाम्पल आपने सेट की है कि वो एग्जाम्पल कम से कम जो यंगस्टर है, इनका बहुत बड़ा कैरियर है। मोल्डर ये नहीं है कि आप 2 साल बाद या 3 साल बाद रिटायर हो गए, जस्ट अ स्टार्ट ऑफ कैरियर फॉर मोल्डर and might be a permanent captain for South Africa. Might be a permanent captain और he will get another opportunity in coming days, in coming years कि वो दोबारा इस रिकॉर्ड के लिए जाएं अगर उनकी बैटिंग और अच्छी हो जाती है और किसी अच्छी टीम के खिलाफ जब गए तो मेरा ख्याल है वो वहाँ बनाते हुए भी उनको मज़ा आएगा और वो रिकॉर्ड रखते हुए भी उनको मजा। अच्छा, लाइटर साइड लोग कह रहे थे, वो कह रहे हैं मुझे बबूमा के बगैर मज़ा नहीं आ रहा, तो उसके बगैर मैंने नहीं बनाना। लेकिन लास्ट नोट आपको मैं ज़रूर दूंगा वेरी क्विकली। ब्रायन लारा का सिर्फ वो 400 मैटर नहीं करता, वो जिस ऑपोजिशन के खिलाफ था वो भी बड़ा मैटर करता है। हाँ, कंडीशन मैटर्स करती है और ऑब्वियसली अगर बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वही जो बात करें कि किस बॉलिंग अटैक है। टेस्टिंग कंडीशन ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ की अलग पिचेज़ हैं, इंग्लैंड की अलग पिचेज़ हैं, उन पे जाके और डोमिनेट करना। ब्रायन लारा एक नज़र आता था कि जब हम कहते हैं ना विव रिचर्ड, वो कहते हैं किंग एट द क्रीज, तो ब्रायन लारा तो कैरिज्मेटिक, वो कहते हैं ना प्रिंस एट द क्रीज, और वो करके दिखाया उन्होंने और हम उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते। वकार यूनुस पाकिस्तान ने शारजा में 275 किया, बासित अली ने एमरोज़ और उनको वॉल्स को बड़े खुल के 100 रन किए। लेकिन उसके बाद से ब्रायन लारा की इनिंग नज़र आई तो पता चला कि भाई पिच क्या थी, इस पिच पे तो कोई भी स्कोर कर सकता था। चैंपियन बैट्समैन ने वो मैच जितवा के दिखाया। तो ब्रायन लारा नो डाउट, और मोल्डर को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जेंटलमैन के साथ साथ एक बड़ा कैरेक्टर अपना शो किया कि एक बड़ा प्लेयर जिसका एक नाम है और उसकी परफॉर्मेंस की। बट ये एक वाज़ेह पैगाम भी आप समझते हैं कि ऑपोजिशन, मतलब जो आप मैचअप्स बना रहे हैं, रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट की बात नहीं, टेस्ट मैच के मैचअप्स भी के यार आप आईसीसी शुड रियलाइज दिस कि ये बिल्कुल देखें, जब आईसीसी कैटेगराइज कर रही है कि इतने टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलेगा, इतने खेलेगा, तो जिम्बाब्वे जैसी टीम को टेस्ट स्टेटस तो खैर मिल चुका है, तो क्या उनको अगर इसी तरह खिलाते रहेंगे तो और ये रिकॉर्ड बनते रहेंगे तो क्या वो रिकॉर्ड की वर्थ भी है कि नहीं है? और कोई अहमद, मुझे इस तरह की फीलिंग भी आती है कि शायद इन डेज टू कम एंड ईयर्स टू कम कोई रिलीगेशन और प्रमोशन का कांसेप्ट होना चाहिए, जैसे हमने उसमें भी बात की थी कि 8 टीम्स टेस्ट खेले, बिल्कुल, बाकी जो है वो बाकी ग्रेड 2 वाला सिस्टम खेले और उसमें जो प्रमोट हो वो 8वीं टीम। अच्छा, आपने 8 का मुझे लगता है 6 और 4 हो जाएंगे, 8 कम से कम होनी चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो आयरलैंड जिम्बाब्वे से ज्यादा बेहतर स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ऐसे तो वो वही अगर रेलीगेशन हो जाती है तो आयरलैंड उससे खेले। आई थिंक क्वालिफिकेशन सिनेरियो कंपेटिटिव क्रिकेट आपको कम से कम नजर बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच अहमद अमाद भाई, थैंक यू वेरी मच सैयद मोहम्मद अवैस साहब, एंड थैंक यू वेरी मच मोहित शाह साहब कि हमें ज्वाइन कर रहे थे। वाइन मोल्डर का जो रिकॉर्ड है वो एक स्टोरी तो ज़रूर रहेगा, आने वाले वक्तों में भी जब उस टॉप लिस्ट की बात की जाएगी तो बताया ज़रूर जाएगा कि क्या वजह थी जिसकी वजह से मोल्डर ने जो है वो ये रिकॉर्ड ना तोड़ने का फैसला किया। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है ये आप हमें हमारे डिजिटल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर बताइएगा। फेसबुक का हो, उसके अलावा एक्स का प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म्स पर जाकर बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, ये रिकॉर्ड टूटना चाहिए था या नहीं टूटना चाहिए था। अगले प्रोग्राम में हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे। यही था आज का प्रोग्राम, मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।